तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंगाल शैली के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जो कि इनको अवनींद्रनाथ टैगोर ने चैतन्य सिद्ध कलाकार के उपाधि से नवाजा था और इनका जन्म जो हुआ था 31 जुलाई 1891 ईस्वी में बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में निमिटिया नामक स्थान पर हुआ था। और कभी कभी ये भी प्रश्न में देख लिया जाता है जगताई भी आ जाता है, तो ये गांव का नाम था जो जगताई, तो जगताई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो पिता इनकी मृत्यु जो हुई थी इलाहाबाद में हुई थी। हमने देखा, ये भी देखा था असित कुमार हल्दर की मृत्यु जो है लखनऊ में हुई थी और क्षितेंद्र नाथ मजूमदार की मृत्यु जो है इलाहाबाद में हुई थी। तो ये दो कलाकार लखनऊ और इलाहाबाद में, बंगाल शैली के दो कलाकार जिनकी मृत्यु लखनऊ में असित कुमार हल्दर की हुई थी और इलाहाबाद में क्षितेंद्र नाथ मजूमदार की मृत्यु हुई थी। इलाहाबाद से एक चीज़ दिमाग में ये बना रहेगा, अगर हम इलाहाबाद रखेंगे तो इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती, प्रयाग में जो तीनों का मिलन स्थल है गंगा यमुना और सरस्वती, तो इससे संबंधित ये चित्र बनाए हैं। तो यहाँ से एक दिमाग में ये बना रहेगा कि गंगा यमुना और सरस्वती देवियों के चित्र इन्होंने बनाए हैं। तो गंगा यमुना और सरस्वती तीन देवियों, मनसा देवी का भी इन्होंने चित्र बनाया है। तो तीन चित्र गंगा यमुना सरस्वती कहाँ, इलाहाबाद से हमें याद रहेगा, इस स्थान से हम जोड़ सकते हैं गंगा यमुना और सरस्वती, इनके चित्र क्षितेंद्र नाथ मजूमदार ने बनाए थे। तो एक पॉइंट यहाँ से हम पकड़ लेंगे। तो पिता इनके केदारनाथ मजूमदार थे। इनके कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे, क्योंकि क्षितेंद्र नाथ मजूमदार इन्हीं की सानिध्य में ही कला शिक्षा प्राप्त किए थे। शिक्षा इनकी कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में होती है। अब शिक्षा हुआ, जन्म देख लिया, मृत्यु देख लिया। अब शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने शिक्षण कार्य किया, यानी अध्यापन किया। तो इनमें देख सकते हैं पहला कि इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में ये 1912 से लेकर 30 तक, यानी 18 वर्ष की अवधि तक ये अपना शिक्षण कार्य करते हैं। कहाँ? इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में। और साथ ही साथ ये यहाँ के प्रधानाचार्य भी नियुक्त किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और समझना है कि इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स आ ही गया है, तो पिछली वीडियो में भी हमने जिक्र किया था कि इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर करते हैं। ये अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल शैली के भी संस्थापक हैं और इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के भी संस्थापक हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड किचनर बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन ये भी तैयार हुआ है। इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के जो सदस्य थे, कुल कितने सदस्य थे? 35 सदस्य थे। कितने सदस्य अंग्रेज थे? तो 30 सदस्य अंग्रेज थे। कितने सदस्य इसमें भारतीय थे? तो 5 सदस्य भारतीय थे। अच्छा, एक और चीज़, एक इसमें और यहाँ पर हम प्रश्न आया भी है और देख सकते हैं कि इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के और एक प्रिंसिपल थे नंदलाल बोस। तो इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रिंसिपल नंदलाल बोस भी थे। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार भी इससे संबंध थे, यहाँ के वो भी प्रिंसिपल थे। और साथ साथ देवी प्रसाद राय चौधरी, आगे हम लोग पढ़ेंगे डीपी राय, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो उन्होंने भी यहाँ पर इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में शिक्षण कार्य किया था। साथ ही साथ इससे एक अगला क्वेश्चन और भी बना सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और सब आए हुए क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की प्रथम प्रदर्शनी जब हुई थी 1908 में, तो इस चित्र, यहाँ पर जो चित्र की प्रदर्शनी की गई थी उसमें नंदलाल बोस का एक चित्र प्रदर्शित किया गया था, सती का देह त्याग, और इस पर इनको 500 रुपये का पुरस्कार मिला था। और इसी इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की प्रदर्शनी 1914 में पेरिस में होती है। तो वहाँ पर जो हमारे बंगाल शैली के संस्थापक रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, उनके दो चित्र बड़े ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं। वो है कि मंदिर के शिखर पर बैठा हुआ गिद्ध और यात्रा का अंत, जर्नी एंड्स, यात्रा का अंत। तो ये क्वेश्चन ये बना कि जो है इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की किस प्रदर्शनी में
अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों की भूर भूर प्रशंसा हुई या आकर्षण का केंद्र बना था। तो इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की पेरिस में जो प्रदर्शनी हुई थी, कब हुई थी? तो 1914 ईस्वी में हुई थी। चित्र कौन थे? मंदिर के शिखर पर बैठा हुआ गिद्ध और दूसरा यात्रा का अंत। तो ये यहाँ से हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। और जो शिक्षणकार हुआ था, दूसरी बार ये जो गए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने 22 वर्ष जो है वहाँ पर रहे, अपना शिक्षण कार्य किया है। कब से कब तक? 1 सितंबर 1942 से लेकर 1964 ईस्वी तक। या ऐसे भी आ सकता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किसने की? तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने की। कब की? 1 सितंबर 1942 ईस्वी में की। कितने वर्ष तक इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे? तो 22 वर्ष तक ये कार्यरत रहे। और साथ ही साथ ये भी प्रश्न बन सकता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला के विभाग की जो स्थापना की वो किसके सहयोग से की? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति थे अमरनाथ झा। अमरनाथ झा के सहयोग से ही 1942 से 64 तक ये यहाँ पर कार्यरत रहे और चित्रकला विभाग की स्थापना की। अमरनाथ झा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो ये इंग्लैंड के दौरे पर जाते हैं। इंग्लैंड के दौरे पर जाते हैं तो वहाँ रोनाल्डसे के चित्र संग्रह को देखते हैं। तो वहाँ पर क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के कुछ चित्रों को देखते हैं और बहुत ही प्रभावित होते हैं। तो जब वो वहाँ से आते हैं तो अमरनाथ झा इनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है शिक्षण कार्य के लिए बुलाते हैं और क्षितेंद्रनाथ मजूमदार यहाँ पर आते हैं और उनके आने के बाद यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना की जाती है और उसके ये पहले अध्यक्ष भी क्षितेंद्रनाथ मजूमदार बनाए जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ अमरनाथ झा आ गया है तो हमको चलना पड़ेगा थोड़ा प्रागैतिहासिक कला केंद्र में। अमरनाथ दत्त एक है, अब हमको याद करना है किसी तरह से, हमको ये दिमाग में बैठ जाए। अगर अमरनाथ झा आया है तो उसी से संबंधित एक नाम और याद आता है, अमरनाथ दत्त। अमरनाथ दत्त जो संबंधित रहे हैं वो प्रागैतिहासिक एक कला केंद्र है, जो प्रागैतिहासिक स्थल है सिंघनपुर, जो छत्तीसगढ़ में है। वहाँ पर हम 3 खोजकर्ता के नाम देख सकते हैं। एक हैं जो सिंघनपुर की खोज करते हैं 1910 में W. एंडरसन, उसके बाद उस पर जो कार्य करते हैं 1913 में अमरनाथ दत्त, और जो 1917 में काम करते हैं वो पर्सी ब्राउन। तो 3 नाम वहाँ पे आ जाता है। तो इसी अमरनाथ झा से हम जोड़ के अमरनाथ दत्त को भी देख सकते हैं याद करने की दृष्टिकोण से। क्यों? अगर अमरनाथ झा और अमरनाथ दत्त 2 नाम दे दे विकल्प में तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो अमरनाथ झा संबंधित हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ये कुलपति हैं और जो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के सहयोग से जो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को बुलाते हैं और यहाँ पर उनको चित्रकला विभाग के अध्यक्ष, चित्रकला विभाग की स्थापना करते हैं और चित्रकला विभाग के अध्यक्ष पद पर वो नियुक्त किए जाते हैं, पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हमें ये याद रहेगा। फिर उसके बाद इनके विषय क्या रहे हैं? तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के चित्रों के जो विषय रहे हैं वैष्णव से संबंधित रहे हैं। प्रश्न भी आता है कि बंगाल शैली का वो कौन सा कलाकार है जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में केवल राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते हैं, राधा कृष्ण को ही वो मुख्य विषय के रूप में ले लेते हैं। तो वो कौन है? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। क्योंकि ये बचपन से ही इनके घर में बड़ा ही आध्यात्मिक वातावरण रहा, इनके घर में भजन कीर्तन होता रहता था, भागवत का पाठ चलता रहता था। तो कुछ संस्कार इनके मन में, इनके जेहन में, मन मस्तिष्क में पूरी तरह समा ही गया था। तो इसलिए इन्होंने अपना विषय ही पूरी तरह से भगवान विष्णु के ऊपर ही जो है समर्पित कर दिया था। और जो फेमस जो वहाँ पे जो भक्त के रूप में लिए थे बंगाल में, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर इस बहुत चैतन्य से संबंधित इन्होंने बहुत से चित्रों को बनाया है। तो इनके चित्रों का जो विषय रहा है वो वैष्णव संबंधित रहा है।
अगर हम इनको देखते हैं कि इनके विषय में, तो इनके विषय में एक अमरनाथ झा हो गए, और दूसरा देखना ये होगा कि एक अंग्रेज और है, एक अंग्रेज अधिकारी। अभी हम रोनाल्डसे के बारे में देखा, तो रोनाल्डसे के चित्र संग्रह में जब अमरनाथ झा जाते हैं तो वहाँ देखते हैं, प्रभावित होते हैं। और इनका एक चित्र था, पहला जो चित्र था बालक ध्रुव की तपस्या। तो बालक ध्रुव की जो तपस्या थी उसको एक अंग्रेज अधिकारी ने 80 रुपये में खरीद लिया था। ये प्रश्न भी आता है कि इनका पहला चित्र कौन था, तो बालक ध्रुव की तपस्या थी। इनके इस चित्र को कितने रुपए में खरीदा गया था, तो 80 रुपये में खरीदा गया था। तो ये चित्र जो खरीदे थे वो जो है रोनाल्डसे थे, ये बंगाल के गवर्नर थे रोनाल्डसे। और उसके बाद में एक और शब्द अगर हम ध्यान में रखें तो विलियम रोथेनस्टीन जो रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट लंदन के ये अध्यक्ष थे, या प्रिंसिपल, एग्जाम में प्रिंसिपल भी आ सकता है तो ये भी सही है, और अध्यक्ष तो ये भी सही है। तो रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन के जो अध्यक्ष थे उन्होंने राधा का अभिसार, जो इनका एक चित्र था, दूसरा चित्र था राधा का अभिसार, उसको 100 रुपये में खरीदा था। और विलियम रोथेनस्टीन ये अवनींद्रनाथ टैगोर के मित्र थे। और विलियम, प्रश्न ये भी कि अवनींद्रनाथ टैगोर के कौन से अंग्रेज अधिकारी इनके जो है मित्र हैं, तो विलियम रोथेनस्टीन थे। ये आया है एग्जाम में प्रश्न, और आने की संभावना है। और दूसरा सबसे चीज़ है कि यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि विलियम रोथेनस्टीन का व्यक्त चित्र किसने बनाया, प्रश्न बन सकता है। और आया भी है कि विलियम रोथेनस्टीन का व्यक्त चित्र किसने बनाया, तो अवनींद्रनाथ टैगोर के ही भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर ने जो है विलियम रोथेनस्टीन का व्यक्त चित्र बनाया, जिन्होंने क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के राधा का अभिसार चित्र को 100 रुपये में खरीदा था। किसने खरीदा था? विलियम रोथेनस्टीन। तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को संत चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है कि बंगाल शैली का वो कौन सा चित्रकार है जिसे संत चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है, तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। बंगाल शैली का वो कौन सा कलाकार है जो वैष्णव चित्रकार के रूप में जाना जाता है, तो भी क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। और ये वैष्णव चित्रकार किसने कहा था? शिशिर कुमार घोष ने कहा था। चैतन्य सिद्ध, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को चैतन्य सिद्ध कलाकार भी कहा जाता है। और ये चैतन्य सिद्ध किसने कहा था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने चैतन्य के चरित्र पर बड़ी ही बेहतरीन और भावपूर्ण और करुणामयी, बड़ी बेहतरीन ढंग से इन्होंने ये चैतन्य का चरित्र जो है चित्रण किया था। तो इससे अवनींद्रनाथ टैगोर बहुत ही प्रसन्न हुए और इन्होंने इनको चैतन्य सिद्ध कहा। भावों का सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के चित्रों को हम देखेंगे तो इनके चित्र बड़े ही भावपूर्ण, जैसे इनका मन एकदम भावुकता से भरा था, वैसे ही चित्रों में उन्होंने पूरे भाव को ही उड़ेल दिया है। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये बचपन में भी छोटे से उम्र में ही ये चित्रों को बनाते रहते थे और मिट्टी की मूर्तियों को भी बनाते रहते थे, और जब बाद में जो है इन चित्रों को विसर्जित कर दिया मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाता था, पानी में विसर्जन कर दिया जाता था, तो उनको बड़ी आहत और बड़ा दुख होता था और एकांत में जाकर ये रोते रहते थे। और बाद में उन्होंने ही मूर्ति परंपरा से ही अपने आप को ही अलग कर लिया और इन्होंने चित्र की ओर मतलब अग्रसर हो गए। इन्होंने चित्रण की दुनिया में कदम रख दिया और चित्रकला ही इनके जीवन का ध्येय रह गया, मूर्ति कला से इनका कोई संबंध नहीं रहा। तो इस तरह से ये भावों का सम्राट इनको कहा जाता है। इनके चित्रों को देखने से ही बड़ी भावुकतापूर्ण चित्रांकन देखने को मिलता है। साथ ही चैतन्य का जो गृह त्याग है, अब देखिए ना, चैतन्य सिद्ध इनको दिया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने, और इनका चैतन्य का गृह त्याग इनका जो चित्र था उसको अवनींद्रनाथ टैगोर ने 200 रुपये में खरीदा था। तो जाहिर सी बात है कि अवनींद्रनाथ टैगोर को चैतन्य का चित्र बड़ा प्यारा लगा और इन्होंने क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को चैतन्य सिद्ध कह दिया। उसके बाद बालक ध्रुव की तपस्या हमने देखा ही 80 रुपये में खरीदा। कहीं कहीं लिखता है कि एक अंग्रेज अधिकारी ने खरीदा, तो वो भी विकल्प में है, तो वो भी सत्य होगा। अगर नहीं दिया है, नाम दे दिया, तो रोनाल्डसे
कि बालक ध्रुव की तपस्या को किसने खरीदा। अगर विकल्प में दिया है रोनाल्ड से तो रोनाल्ड से ही सही होगा। अगर विकल्प में रोनाल्ड से नहीं दिया है, अगर केवल दिया है एक अंग्रेज अधिकारी, तो वो सही होगा। और कितने रुपए में खरीदा? 80 रुपये में राधा का आविष्कार, 100 रुपये में रोथेनस्टीन ने खरीदा है। चित्रों में वृक्षों का अंकन सर्वाधिक। अब देखिए इनके चित्रों की विशेषता हम देख लेते हैं कि इनके चित्रों की जो विशेषता रही है, तो ये पृष्ठभूमि पर जो है वृक्षों का अंकन सर्वाधिक किया। एक तो इनके चित्रों की ये विशेषता है, मानव आकृतियां झुकी हुई। मतलब ये माना जाता है कि क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के जो चित्र थे, इसीलिए भावों का सम्राट कहा गया। बड़े ही कोमल चित्र होते थे, एकदम छुई मुई की तरह। ये कोमल मानव आकृति एकदम झुकी हुई, एकदम लोच। कभी कभी ऐसा लगता है कि इनके चित्रों में जो मानव आकृतियां बनी हैं उनमें हड्डी है ही नहीं है, अस्थि है ही नहीं है। इतना लोचदार बना दिए हैं, एकदम मानव आकृतियां झुकी हुई हैं, कोमल मानव आकृतियां हैं। उंगलियां जो गोपिकाओं की बनाए हैं लंबी हैं, छरहरी है, तो एकदम बहुत ही नाजुक कोमल। ये एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न बना सकता है कि बंगाल शैली का ऐसा कौन सा कलाकार था जिनके चित्र छुई मुई के जैसे होते थे, या कोमल मानव आकृतियां होती थी, या ऐसे लगते थे कि जैसे उन चित्रों में मानव आकृतियों में अस्थि पंजर है ही नहीं है। तो ऐसे वो कौन कलाकार थे? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। और मानव आकृतियां एकदम झुकी हुई। अब देखिए मानव आकृतियां झुकी हुई, अब यहाँ एक और प्रश्न जोड़ सकते हैं कि अगर हम चलें अकबर के काल में, तो अकबर के काल में चित्रकार में हम देखते हैं तो बसावन जो प्रसिद्ध चित्रकार था, उसकी एक विशेषता थी। एक तो वो पृष्ठिका बनाने में बड़ा ही निपुण था, और दूसरा वो आगे की तरफ मानव आकृतियां झुकी हुई बनाने में भी वो माहिर था। आता था ऐसे आता कि मुगल शैली, मुगल काल में या अकबर के काल का वो ऐसा कौन सा चित्रकार था जिसकी मानव आकृतियां आगे की ओर झुकी रहती थी? तो वो थे कौन? वो बसावन था। तो इस तरह से यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार में जो मानव आकृतियां बनाते थे वो झुकी हुई होती थी, बहुत लोचदार नाजुक होती थी। तो इस तरह मानव आकृतियां और चित्रों का इन्होंने खरीदा। और एक लॉर्ड हार्डिंग्स थे जो गवर्नर जनरल थे उस समय, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल था। तो ऐसी अवस्था में जब हम देखते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग्स जब क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के चित्रों की जब प्रदर्शनी लगती है कोलकाता में, तो लॉर्ड हार्डिंग्स, उस समय क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार की उम्र बहुत छोटी होती थी, लगभग 15-16 वर्ष की आयु रही होगी। तो लॉर्ड हार्डिंग्स जब इनके चित्रों को देखते हैं तो बड़े मतलब आकर्षित हो जाते हैं और ये इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं ऐसे चित्रकार से मिलूं। तो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार से वो मिलते हैं, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार से, और साथ ही साथ उनके सारे चित्रों को भी ये खरीदते हैं लॉर्ड हार्डिंग्स, और उनकी फोटो, चित्रों की जो नाम सहित फोटो वो अखबार में छपवाते हैं। तो इस तरह अगर हम इनका देखें तो लॉर्ड हार्डिंग्स, विलियम रोथेनस्टीन, रोनाल्ड से, ये अंग्रेज हो गए जो इनके चित्रों से काफ़ी प्रभावित थे। और साथ ही साथ अवनींद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने इनके चित्रों को खरीदा। 200 रुपये चित्र कौन था? चैतन्य का गृह त्याग। और ये खास इसमें एक विशेषता और ध्यान रखनी होगी, अगर हम चित्रकार जब पढ़ते हैं या एग्जाम के दृष्टि से, तो चित्रकारों की अपनी कुछ विशेषताएं रही हैं, वो हमें दिमाग में बैठा लेना, लड़ लेना। जैसे क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का किनके चित्रों में वृक्षों का अंकन सर्वाधिक हुआ है, बंगाल शैली का वो कौन सा कलाकार है जिनके चित्रों में वृक्षों का अंकन सर्वाधिक हुआ है? तो वो हम कह सकते हैं कि क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के। किसके चित्रों में बड़ी ही कोमल व नाजुक मानव आकृतियों का चित्रांकन हुआ है? तो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का है। ऐसे और से कलाकार, जैसे कभी कभी आता है कि मुंबई का वो ऐसा कौन सा कलाकार है जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए मशहूर है, यानी वो अपनी चित्रों को जल रंग के माध्यम से ही जो है चित्रांकन करते हैं, तो वो समीर मंडल है। कभी कभी प्रश्न आता है कि ऐसा वो कौन सा कलाकार है जो अपनी चित्रांकन में समलैंगिक प्रेम अवैध तस्वीरों का चित्रांकन करते हैं? तो ऐसा देखने को मिलता है भूपेन खक्कर, जो है भारत में पाप कला के जनक हैं। फिर ऐसे पूछता है कि भारत का ऐसा कौन सा कलाकार है या ऐसा कौन आधुनिक भारतीय चित्रकार है जो
धरातल पर, जो चित्रण धरातल है उस धरातल में कैनवास की जगह नहीं प्रयोग करते हैं, बल्कि एक्रेलिक शीट और प्लास्टिक शीट का ही प्रयोग करके चित्रांकन करते हैं। तो वो है केजी सुब्रमण्यम। अब ये इन लोगों की अपनी अपनी विशेषता है। फिर ऐसे पूछ लेता है कि वो ऐसा कौन सा कलाकार है जिन्होंने कला का अध्ययन पेरिस से किया, जिन्होंने कला का अध्ययन पेरिस से किया, लेकिन उन्होंने अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों के माध्यम से, नगर और प्राकृतिक दृश्यों के माध्यम से ही चित्रांकन किया। तो ऐसे कौन है? तो ऐसे हमारे वो कलाकार हैं राम कुमार हैं। अब ये इन सबकी अपनी अपनी विशेषता है। कौन सा ऐसा कलाकार है जो लेखनी और स्याही के माध्यम से चित्रांकन करता है? तो ऐसे वो कलाकार कौन है? जोगेन चौधरी है। ऐसे कौन से कलाकार हैं जिन्होंने काले और सफ़ेद रंग के माध्यम से ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी की? तो ऐसे वो हैं नसरीन मोहम्मदी हैं। ऐसा कौन सा कलाकार है जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने स्त्री पुरुष के यौन समागम को अपने चित्रों में अभिव्यक्त किया? तो ऐसे कौन है? जे.आर. संतोष, यानी गुलाम रसूल संतोष, जो तांत्रिक चित्रकार हैं। ऐसा वो कौन सा आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसने अपने चित्रों में जो प्रसंग लिया, जो विषय लिया, उसमें चट्टान और पक्षी को अभिव्यक्त किया? तो ऐसे कौन से हैं? तो ऐसे हैं जे स्वामीनाथन। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम चित्रकार के कुछ अपने विषय हैं, चित्रण धरातल किस तरह का यूज कर रहे हैं, तो ये विशेष ध्यान रखना होगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन से रंगों का माध्यम क्या है, कोई काली स्याही को लेकर, कोई काले सफ़ेद रंग को लेकर, किसी की आकृतियाँ बड़ी नाजुक हैं, किसी के बैकग्राउंड कुछ खास विशेषता लिए हुए हैं, किसी की रंग और रेखाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ छितेंद्रनाथ मजूमदार का देखेंगे तो छितेंद्रनाथ मजूमदार रंगों की बजाय रेखांकन पर बहुत जोर देते हैं। तो ये छितेंद्रनाथ मजूमदार अपनी आकृतियों में रेखाओं पर विशेष बल देते हैं। ये भी एक प्रश्न है कि छितेंद्रनाथ मजूमदार बंगाल शैली का वो कौन सा कलाकार है जिन्होंने रेखांकन पर सर्वाधिक जोर दिया है अपनी चित्रण की दुनिया में? तो वो है छितेंद्रनाथ मजूमदार। छितेंद्रनाथ मजूमदार के कुछ प्रमुख चित्र हैं, उनमें जो उन्होंने चित्र का जो माध्यम था वो वास और टेम्परा था, लेकिन जो प्रारंभिक चित्र इन्होंने जो बनाए थे वो वास माध्यम से, बाद में टेम्परा से भी इन्होंने चित्र बनाया है। तो वास और टेम्परा, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इन्होंने अपना प्रारंभिक जो इनका चित्रण माध्यम रहा है तो वो वास टेक्निक, तो बाद में जो है इन्होंने वास और टेम्परा, लेकिन अधिकतर इन्होंने वास माध्यम से ही काम किया है। तो माध्यम तो इनका जो चित्र रहा है, लक्ष्मी भी इन्होंने बनाया है, गंगा भी बनाया है, गंगा या पूछ सकता है द बर्थ ऑफ गंगा, तो गंगा का जन्म उस नाम से है जहाँ पर शिव जी की जटाओं से गंगा माँ का जन्म हो रहा है। तो ऐसा उन्होंने चित्रांकन किया है। तो गंगा के नाम से दे सकता है या गंगा का जन्म या द बर्थ ऑफ गंगा, वो छितेंद्रनाथ मजूमदार ने बनाया है। यमुना का भी चित्र बनाया है, सरस्वती का भी बनाया है, मनसा देवी का भी चित्र इन्होंने बनाया है। चैतन्य का गृह त्याग, तो चैतन्य का गृह त्याग भी इन्होंने बनाया है। और एक चैतन्य चरितमाला जो है वो गगनेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है, और उसमें चैतन्य चरितमाला में उन्होंने 21 चित्र बनाया है। तो ये दिमाग में बना रहे कि चैतन्य का गृह त्याग छितेंद्रनाथ मजूमदार का भी है, और चैतन्य चरितमाला जो है गगनेंद्रनाथ टैगोर की है, जिसमें 21 चित्र गगनेंद्रनाथ टैगोर ने बनाए हैं। हरिदास अंतिम अवस्था में, ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में, या हरिदास का गोलोक गमन। अब गोलोक का कहने का मतलब है भगवान कृष्ण का जो धाम है वो गोलोक धाम है, तो इसलिए हरिदास का अंतिम अवस्था से पूछ सकता है, या हरिदास जो है गोलोक गमन। तो ये चित्र छितेंद्रनाथ मजूमदार का है। रासलीला भी बनाया है, और रासलीला हमारे असित कुमार हल्दर का भी है। और रासलीला उस समय जब जाट पंचम आए थे तो स्वागत सामियाना बनाया था, तो उसका भी चित्रण विषय रासलीला था। और उस समय जब जाट पंचम आए थे तो असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस और के वेंकटप्पा ने उस स्वागत सामियाना की सज्जा की थी, और जिसका विषय क्या था? रासलीला। पालित मृग, जिसको पशुपालन के भी नाम से जाना जाता है। कालिया दमन भी इन्होंने बनाया है।
उसके बाद शिव पार्वती भी इन्होंने बनाया है, शिव पार्वती का चित्र बनाया है, और शिव पार्वती का एक चित्र सतीश कुमार गुजराल ने भी बनाया है। मीराबाई की मृत्यु, डेथ ऑफ मीराबाई, ऐसे भी पूछ सकता है, डेथ ऑफ मीराबाई। और मीराबाई से संबंधित चित्र नंदलाल बोस ने भी बनाया है, उनका मीराबाई का जीवन करके शीर्षक है चित्र का। तो मीराबाई का जीवन जो है नंदलाल बोस, या मीराबाई नंदलाल बोस, या मीराबाई की मृत्यु आ जाए तो छितेंद्रनाथ मजूमदार। हालांकि विकल्प दोनों में से जब भी मीराबाई का पूछेंगे तो दोनों अगर देंगे, और अगर इसका शीर्षक क्लियर नहीं करेंगे तो फॉल्स में चला जाएगा। लेकिन फिर भी ये दिमाग में बना रहे कि मीराबाई का जो चित्र है वो नंदलाल बोस ने भी बनाया है, छितेंद्रनाथ मजूमदार ने बनाया है, शिव पार्वती का चित्र सतीश कुमार गुजराल ने भी बनाया है, और जो है छितेंद्रनाथ मजूमदार ने भी बनाया है। वैसे अर्धनारीश्वर या नटेश्वर जिसे कहें वो नंदलाल बोस ने भी बनाया है, जिसमें आधी भगवान शिव को, आधा माँ पार्वती के, अर्धनारीश्वर का जो रूप है। भक्त और बैराग्य जो है छितेंद्रनाथ मजूमदार का है। गीत गोविंद चित्रावली है, और हमने ये इस चित्र को गीत गोविंद चित्रावली था तो जब इलाहाबाद में रह रहे थे जो है छितेंद्रनाथ मजूमदार, तो उस समय इनकी मुलाकात हरकेशव घोष से हुई थी, जो इंडियन प्रेस के मालिक थे, क्योंकि इलाहाबाद इनकी कार्यस्थली रही है। जन्मस्थली तो मुर्शिदाबाद जिला रहा है, लेकिन इनकी कर्मभूमि जो थी वो इलाहाबाद रही है। जैसे असित कुमार हल्दर की जन्मभूमि तो जो है जोरासांको थी, लेकिन कर्मभूमि उनकी लखनऊ थी। ऐसे इनकी जन्मभूमि तो बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला का निमिटिया नामक स्थान पर जगताइन नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, लेकिन कर्म जो भूमि थी वो इलाहाबाद थी। ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि जन्मभूमि कहाँ है और कर्म भूमि क्या रही है। तो जब ये इलाहाबाद में थे तो अमरनाथ झा से हमने देखा जो संपर्क होता है और चित्रकला विभाग की स्थापना होती है, वैसे ही उसी दौरान इलाहाबाद में जब ये रह रहे होते हैं उसी दौरान इनकी मुलाकात हरकेशव घोष से होती है, जो इंडिया प्रेस के मालिक होते हैं, और इन्हीं के सुझाव पर जो है गीत गोविंद चित्रावली तैयार करते हैं और अपने प्रेस में वो इसका छपवाते हैं। तो गीत गोविंद चित्रावली जो है हरकेशव के सुझाव पर इन्होंने गीत गोविंद चित्रावली नाम से एक पूरा छपवाया था, और इसमें लगभग 17 चित्र थे। मुख्य पृष्ठ को लेकर टोटल 17 चित्र थे। तो गीत गोविंद चित्रावली छितेंद्रनाथ मजूमदार की है। दी डॉटर ऑफ माउंटेन भी छितेंद्रनाथ मजूमदार की है। तो इस तरह इनके हमने चित्रों को देखा, और प्रमुख जो एग्जाम की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे उनको देखा। अब अगली कड़ी में हम एक और बंगाल शैली के महत्वपूर्ण कलाकार को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।